हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन अपने एग्जाम्स की? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी की पूरी ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट आ रहा है, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी, इंग्लिश, फिजिक्स, उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हो। अगर ज़्यादा आपके डाउट्स हो जाएंगे तो हमें गूगल मीट क्लास भी अरेंज कर लेंगे आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। और अपने एग्जाम्स के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, मेहनत करते जानी है। आपका जो गोल है वो बिल्कुल अचीव हो जाएगा। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना आपको एग्जाम्स का, राइट। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपना सैम्पल पेपर सीबीएसई का। आपको जैसे पता है कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा सैम्पल पेपर की डिस्कशन बची है, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। पूरा का पूरा हमारा सिलेबस एंड हो चुका है, बस एक रिविजन बची है क्विक, वो हम सैम्पल पेपर के थ्रू आज कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सैम्पल पेपर ऑफ सीबीएसई. Term 2 sample paper of CBSE. So the first question is distinguish between final goods and intermediate goods. आपको चॉइस मिली हुई है इस क्वेश्चन में कि आपको या तो डिस्टिंग्विश करना है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच, या तो आपको पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ के बीच में डिस्टिंग्विश करना है। स्टूडेंट्स याद रखना, अगर आपको डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल बना देनी है। टेबल अगर आप बनाओगे तभी वो वाला जो डिस्टिंग्विश वाला क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है आपको। टेबल के बनाने के बाद ही फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ लिखो, इंटरमीडिएट्स यहाँ लिखो, और अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स देने हैं इन तीनों के, फाइनल गुड्स के भी और इंटरमीडिएट गुड्स के। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का पूछे तो एक टेबल बनानी है, यहाँ पे फाइनल पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी लिखनी है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी लिखनी है और इनके डिफरेंसेस के पॉइंट्स लिखने हैं, राइट। और यहाँ पे आपको बेसिस भी लिखना है कि किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उसका बेसिस क्या है, राइट। उसका मीनिंग लिखना है, उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं, तो यहाँ पे बेसिस आ जाएगा किस बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो इसका आंसर हम रीड करते हैं। सो द बेसिस इज final goods refers to the goods which are either used for final consumption or for investment purposes. So final goods का मतलब एक ऐसे goods जिसको या तो हम फाइनली कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं उन गुड्स का, या तो हम उसको आगे फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर अपने गुड्स को हम कंज्यूम कर रहे हैं फाइनली, हम या तो वो फाइनल गुड्स के डेफिनेशन में आ जाएंगे, या तो हम उसको आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हमारे फाइनल गुड्स आ सकते हैं। और अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स को या तो हम रीसेल के लिए यूज़ करते हैं या तो उसका फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, राइट। सो अगर एक फाइनल गुड्स का अगर हम एग्जांपल लें तो फाइनल गुड्स का मतलब अगर किसी जो शॉपकीपर है, उस किसी जो हाउस होल्ड है, उसने चीनी परचेज़ करी है तो उसने शुगर परचेज़ करी है, या तो वो उसका कंजम्पशन कर लेगा खुद, या तो वो आगे उसको इन्वेस्टमेंट में यूज़ करेगा। और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब जो भी अभी प्रोसेस में है, अब तक रेडी नहीं हुए हैं, जो राइट, तो अभी वो उसके प्रोसेस में है, अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, या तो हम उसको रीसेल के लिए यूज़ करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर। सो फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स का मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें डिस्टिंग्विश करना है पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के बीच या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बीच। सो इसका डिफरेंस है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी रेफर्स टू द बेनिफिट्स कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। सो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब हमें बेनिफिट्स डिराइव हो रहे हैं किसी भी एक एंटिटी से, बट हमें उसके लिए बिल्कुल पे नहीं किया है। फॉर एग्जांपल एक पार्क का एग्जांपल ले सकते हो, आपको आपके जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत सारे पार्क अवेलेबल हैं, तो पार्क अगर अवेलेबल है तो आपने उन पार्क्स के लिए पे नहीं किया है, वो आपको फ्री में बेनिफिट डिराइव हो रहा है। तो पार्क एक एग्जाम्पल हो जाएगी एक्सटर्नैलिटी का, आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है बट आपने उसके लिए कुछ पे नहीं किया है। तो किसी इंडिविजुअल को अगर कोई बेनिफिट डिराइव हो रहा है बट उसने उसके लिए पे नहीं किया है तो वो आ जाएगा पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के अंदर। और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का मतलब रेफर्स टू हार्म्स कॉज बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट बी पेनलाइज फॉर इट। हमने एक हार्म कॉज किया है एक चीज़ ने दूसरे इंडिविजुअल को। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हार्म्स जो कॉज हुए हैं, फॉर एग्जांपल जो पोल्यूशन होता है फैक्ट्रीज से, हमने उसके लिए कुछ हमने करा नहीं था कि हमें हार्म्स कॉज हो, बट हमें वो नेचुरली हार्म कॉज हो रहे हैं कि पोल्यूशन हो रहा है इतना सारा, उससे जो फैक्ट्रीज़ हैं उस पोल्यूशन की वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँच रहा है, तो हमने उसके लिए कुछ पे नहीं किया या तो हमने कुछ सज़ा नहीं करी थी कि उसके लिए हमें वो मिला, तो वो फ्री में मिलता है ये वाले बेनिफिट्स। जो एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है ऐसे बेनिफिट्स जो हमें फ्री में प्रोवाइड होते हैं। तो पॉजिटिव का मतलब अच्छे बेनिफिट्स हैं और नेगेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा बुरे बेनिफिट्स हैं, हमने उसके लिए पे नहीं किया था। और पॉजिटिव का मतलब पे नहीं किया और हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, राइट।
तो लाइक पार का एग्जाम्पल नेगेटिव एक्सटर्नलिटी में आ जाएगा कि जो फैक्ट्रीज जो धुआं करती हैं उसका एग्जाम्पल। सो पॉजिटिव और नेगेटिव का आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ये था आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स और डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Equilibrium level of income for a hypothetical economy for which it is given that autonomous investment is equal to 500 crores and consumption function is equal to 105। तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल बताना है इकोनॉमी का जिसकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग है? ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट है, जो इनकम पे डिपेंड नहीं करती। तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल निकालना है उस हाइपोथेटिकल का इकोनॉमी का जो हमने एज्यूम करके चली है। For which it is given that autonomous investment, so investment is equal to autonomous investment को हम 500 करोड़ से डिनोट करते हैं और कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू, कंजम्पशन फंक्शन को हम C से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 100.5। तो हमें बताना है कि इसकी इनकम क्या होगी ऐसी टाइप की इकोनॉमी की जिसकी इन्वेस्टमेंट 500 करोड़ है और हमारी जो कंजम्पशन है वो 100.5 करोड़ है। तो हम इसका सोल्यूशन पे जंप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कैलकुलेट द चेंज इन इनकम। अगर किसी चीज़ में चेंज की बात आ जाए तो मतलब क्या करना है? हमें डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है फ्रॉम एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी गिवन दैट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी का मतलब होता है एमपीसी का मतलब हमारी प्रोपेंसिटी कितनी है कंज्यूम करने की। अगर इनकम में चेंज हो रहा है तो अपनी कंजम्पशन को कितना इंक्रीज कर देंगे, तो वो आ गई हमारी एमपीसी इज इक्वल टू 0.8 एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का मतलब इज इक्वल टू 1000 करोड़। तो हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट दी हुई है 1000 करोड़ और एमपीसी है हमारा 0.8। तो हमें इसका चेंज इन इनकम निकालना है, मतलब चेंज इन वाई निकालना है। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें कंजम्पशन फंक्शन गिवन था, तो कंजम्पशन फंक्शन था हमारा 100.5। तो हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जो थी वो किसके इक्वल थी, इज इक्वल टू 500 करोड़। इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि वो 500 करोड़ के इक्वल और कंजम्पशन फंक्शन था हमारा 100 प्लस 0.8 वाई, राइट। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन था। कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8 वाई। तो हम क्या करेंगे, जो हमें इन्वेस्टमेंट गिवन थी 500 करोड़ की, तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट इक्विलिब्रियम लेवल पे क्या होता है कि हमारी जो y होती है वो इक्वल होती है हमारी C प्लस आई के। तो जो हमारे कंजम्पशन गिवन है 0.8 y, तो उसमें हम ये वाला जो अमाउंट है ये इंसर्ट कर देंगे। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़ की, राइट। तो ये वाला जो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 600। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 600। 0.25 इज इक्वल टू 600 प्लस 3000 करोड़। तो इसमें हमने बेसिकली क्या किया है कंजम्पशन फंक्शन के क्वेश्चंस के अंदर कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन के हमें सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, तो हमें दिया हुआ है कि कंजम्पशन फंक्शन कितना है और हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितना है। तो हमें पता है कि जो अगर हमें इक्विलिब्रियम लेवल अचीव करना है तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की इक्वल होगी। सो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को हमने इक्वल रख दिया और इसका आंसर हमारा 600 करोड़ आया। y की वैल्यू आ गई 600 करोड़ और क्वेश्चन में हमने क्या निकालना था, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना था, मतलब y की वैल्यू ही निकालनी थी। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 600 करोड़। गिवन दैट i इज इक्वल टू 1000 करोड़, एमपीसी इज इक्वल टू 0.8। अब नेक्स्ट में क्या कहा है कि हमें एमपीसी दिया हुआ है 0.8 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1000 करोड़। तो हमारा i कितने के इक्वल है, 1000 करोड़ के इक्वल। तो आई हमारा 1000 करोड़ के इक्वल है और एमपीसी 0.8 है। तो हमें पता है कि जो एमपीसी है वो किसके इक्वल होता है, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, राइट। 1/1 माइनस एमपीसी और एमपीसी हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.8। तो यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे 0.8 की वैल्यू 1 माइनस 0.8। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 1/0.2। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो इसकी वैल्यू आ गई एमपीसी की 0.25 टाइम्स, राइट। के की वैल्यू आ गई हमारी ये
और k हमें पता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i, चेंज इन y अपॉन चेंज इन i। सो k हमारा 5 गिवन है, हमने इसकी वैल्यू MPC की ऑलरेडी निकाल ली है, इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन 5000 करोड़। सो हमारी चेंज इसकी वैल्यू आ गई y की 5000 करोड़। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज द इनकम इंक्रीजेज पीपल टेंड टू सेव मोर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कि अगर इंक्रीज होती है किसी की इनकम तो पीपल सेव ज़्यादा करते हैं। हमने इस स्टेटमेंट को क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो वो सेव ज़्यादा करेगा, तो हमने इसको जस्टिफाई करना है। तो इसका हम क्या जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे, एट लोअर लेवल ऑफ इनकम a consumer spends large proportion of his or her income on consumption expenditure, basic survival requirements. As the income rises owing to the physical psychological behavior of customer, rational people tend to consume less and save more of future and uncertainty. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम राइज होती है तो वो ज़्यादा सेविंग्स करेगा। ऑब्वियसली अगर किसी इंडिविजुअल की सेविंग्स बहुत ज़्यादा कम है, वो किसी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो उसको थोड़े से पैसे मिलते हैं, जितने पैसे मिलते हैं वो खर्च कर देता है किस पे, अपनी कंजम्पशन पे, अपने खाने पीने के खर्चे में। पर जैसे ही उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो वो क्या करेगा, थोड़े से पैसे खर्च कंजम्पशन के लिए, थोड़ा वही लिमिटेड अमाउंट खर्च होगा। ऐसा तो नहीं कि उसकी इनकम बढ़ गई तो वो ज़्यादा कंज्यूम तो करेगा, बट खाने पीने में तो उसका लिमिटेड अमाउंट खर्च होगा। तो वो बाकी पैसे क्या करेगा, सेव करेगा अपनी फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने एज्यूम करके चला है कि हमारा जो हमारा कंज्यूमर है वो रैशनल है, तो वो समझदारी से सोचता है कि अगर उसको आज रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसके फ्यूचर में ये वाले काम आएंगे, ये वाले पैसे, तभी वो वाली जो इनकम है उसको सेव करके चलता है, राइट। सो इसका आंसर हम रीड कर लेते हैं। एट लोअर लेवल ऑफ इनकम अ कंज्यूमर स्पेंड्स लार्ज प्रपोर्शन ऑफ हिज और इनकम ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो अगर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम है तो उसका ज़्यादा बेसिक अमाउंट किस पे स्पेंड होगा, कंजम्पशन के अमाउंट पे स्पेंड होगा, वो कंजम्पशन करेगा ज़्यादा, कि वो जो बेसिक खर्चा है, बेसिक सर्वाइवल को मीट करने के लिए खर्चा करेगा। बट उसकी इनकम अगर इंक्रीज़ हो गई, उसका जो साइकोलॉजिकल जिससे वो सोचता है पैसों का नज़रिया, तो उसका जो नज़रिया वो बदल जाएगा, वो सेविंग ज़्यादा करेगा। तो अगर इससे क्या होगा, रैशनल पीपल, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारी एक अजम्पशन होती है इकोनॉमिक्स के अंदर कि हम रैशनल पीपल के साथ डील कर रहे हैं। रैशनल पीपल क्या सोचते हैं कि हम, अगर हमें पैसों की ज़रूरत अभी नहीं है तो हम आगे कर देंगे पैसों की ज़रूरत, तो उससे क्या होगा, फ्यूचर और हमारी फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा फ्यूचर सर्टेन हो जाएगा, इतना हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। एज द इनकम राइजेस पीपल टेल टू सेव मोर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज स्टेट एनी 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प इन मेजरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री। हमने बताना है कि ऐसे 2 इंडिकेटर्स का नाम देना है जो एक कंट्री के हेल्थ स्टेटस को मेजर करने में हेल्प करते हैं। सो 2 इंडिकेटर्स दैट हेल्प टू मेजर द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो फर्स्ट मेजर जो हेल्प करता है हमारी कंट्री के हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है, वो इंडिकेट करता है कि एक साल के जो बच्चे होते हैं उनकी कितनी, 1 साल से पहले कितने लोगों की डेथ हो रही है उन बच्चों की एक पीरियड के टाइम पे, राइट। इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन सर्वाइव। तो 1 साल की जो ज़िंदगी है कितने लोग बिताते हैं, जो बच्चे हैं कितने पूरी कर लेते हैं 1 साल के अंदर, राइट। तो वो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर आएगी, और ये एक मेजर है हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री को मेजर करने का, क्योंकि अगर ये ज़्यादा होगा तो मतलब ज़्यादा लोग सर्वाइव कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी हेल्थ स्टेटस को दिखाता है। ये बताता है कि जो अंडर एज चिल्ड्रन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो भी जस्ट बॉर्न हुए हैं, जो इन्फेंट्स हैं, उनका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और उनकी हेल्थ स्टेटस कैसी चल रही है। तो ये था हमारा फर्स्ट इंडिकेटर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब तो आपको सब जानते होंगे। लिटरेट हम पर्सन किसको कहते हैं? लिटरेट पर्सन का मतलब होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, राइट। सो लिटरेसी रेट मेजर्स प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 7 years और मोर। तो लिटरेसी रेट का मतलब लिटरेट पर्सनस का प्रपोर्शन जो 7 साल से ऊपर अपना नाम लिख सकता है और लिटरेट है, अपना पढ़ सकता है नाम, क्योंकि लिटरेसी की डेफिनेशन में हम वही लोग कंसीडर करते हैं जो अपना नाम पढ़ लिख सकते हैं। सो लिटरेसी रेट मतलब जो 7 साल के ऊपर कितने लोग पढ़े लिखे हैं, या उससे ऊपर, 7 साल से ऊपर या 7 साल तक, तो वो भी एक इंडिकेटर है हमारी कंट्री की हेल्थ स्टेटस को मेजर करने का। क्योंकि ज़्यादा लोग जो होंगे वो क्या होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो उनको पता होगा कि कितनी रिक्वायरमेंट, उनको कितना न्यूट्रिशन चाहिए, अभी कितनी
फ्यूचर के लिए कितना पैसा सेव करना है, उनके बच्चे की हेल्थ कैसी चल रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्या मीनिंग है, जो बेसिक टर्म्स होती हैं हेल्थ का उसका मीनिंग पता होगा, राइट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा हेल्थ स्टेटस को मेजर करने का, और लिटरेसी रेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज investment in infrastructure contribute to the development of a country, justify the statement with a valid argument। तो हमें क्या करना है, इसको जस्टिफाई करना है कि जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, तो हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो अगर किसी स्टेटमेंट को अगर आपको जस्टिफाई का क्वेश्चन आ जाए कि आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? सबसे पहले जस्टिफाई करने के लिए आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है आपके अकॉर्डिंग, और आपने उसको जस्टिफाई कर दिया कि वो आपके अकॉर्डिंग ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों ट्रू है वो स्टेटमेंट और क्यों फॉल्स है। उसको जो एग्जामिनर है वो पूरा का पूरा मोटिवेट हो जाए कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, तो आपको कोई भी रीज़न नहीं छोड़ना है उसके लिए एक्सप्लेन करने का। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे कि आप एक पेपर लोगे, जो आपका पेपर होगा उस पर आप लिखोगे आंसर, उस पर आप ये वाली स्टेटमेंट को दोबारा लिखोगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल दोगे कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, राइट, और वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। वो एक शॉर्ट सा समरी दे दोगे, फिर उस शॉर्ट समरी का एक बहुत लॉन्ग आंसर दोगे, राइट। सो लॉन्ग आंसर से क्या होगा, आप बहुत सारे पॉइंट्स दोगे कि जो इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करेगा एक कंट्री का, राइट। तो ये आपको जस्टिफाई करना है, और एक फ्लो चार्ट भी बनाना है आपको, जो अपने पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं उसका एक फ्लो चार्ट, और लास्ट में कंक्लूजन देना है कि ऐसा क्यों होता है, राइट, कि इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होगी कंट्री के। The given statement is true. Infrastructure development in an economic country increases productivity, induces higher investment facilities, employment generation and more. So obviously ये statement true है। अब इसको justify करना है हमें, ये statement true क्यों है। अगर किसी country का infrastructure development होगी, वहाँ पे जो machines हैं, dams हैं, वो अच्छे से develop होंगे, तो उससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है उस कंट्री की वो इम्प्रूव होगी, जितना पर आउटपुट का प्रोडक्शन होता है वो हमारा इम्प्रूव होगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उससे क्या होगा, हमारी जो इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी है, हम जो और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो हमारा बढ़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जहाँ पे जिस सेक्टर में हम इन्वेस्टमेंट करें उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो ज़्यादा इनकम जनरेट होगी, और अगर इनकम ज़्यादा होगी किसी कंट्री की तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उससे एनहेंस होगी, हमारी जो GDP है वो हमारी बढ़ेगी। सो ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हमारी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है तो उससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रही है तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा उसका, और हायर हम और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी उस सेक्टर्स में। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोग होंगे तो उनके पास ज़्यादा इनकम होगी, और इनकम ज़्यादा होगी तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये था हमारा नेक्स्ट इसका रीज़न। अब ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। गिव वैलिड रीजंस एक्सप्लेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। तो मैंने आपको बताया था अपने वन शॉट वीडियो में कि जो वो वाला क्वेश्चन होता है जिसमें बताना होता है कि ये वाली चीज़ें इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम में या नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है और इसके रीजंस को भी देखना है कि कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं नेशनल इनकम में और कौन सी नहीं होती। फर्स्ट इज परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड बाय एन इन्वेस्टर इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एक एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने शेयर परचेज करे उसके एक इन्वेस्टर ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर या नहीं। सो इसका आंसर है कि इनमें से ये वाली चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। मैं बताना था कि इनमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी, तो हम पूरे के पूरे एनालाइज कर लेते हैं, फिर वो वाली चीज़ें ही बताएंगे जो इंक्लूड नहीं होंगी। तो सेकंड इज सैलरीज पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली टू लोकल वर्कर्स ऑफ अ हाउसिंग कीपिंग डिपार्टमेंट। तो जो फ्रेंच एम्बेसी ने सैलरी दी है, सैलरी पेड बाय फ्रेंच एम्बेसी न्यू दिल्ली, कोई फ्रेंच की एम्बेसी थी न्यू दिल्ली के अंदर, उसने अपने वर्कर्स को सैलरी दी है जो वहाँ पे साफ़ सफाई करते थे उनके डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर या नहीं। और नेक्स्ट है कि कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट द विक्टिम्स ऑफ फ्लड। जो फ्लड में जिन लोगों की मौत हुई है उसको जो उनका कंपनसेशन प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने, तो वो इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर या नहीं। सो इनमें से कौन सी चीज़ें इंक्लूड में बताना है वो नहीं होंगी।
तो इन फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज द ट्रांजैक्शंस आर मेयर पेपर क्लेम्स डू नॉट लीड टू एनी वैल्यू एडिशन. सो जो हमने क्या करा है, जो परचेज करे हैं शेयर्स, एक इन्वेस्टर ने अपने शेयर्स परचेज कर लिए, पहले वो शेयर्स किसी और के थे बट उसने उसको परचेज कर लिया, तो उससे नेशनल इनकम में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, वो तो पहले किसी और के थे अब किसी और के पास आ गए, तो वो मेयर पेपर क्लेम्स हैं, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में. तो हमारी जो ये परचेज ऑफ एक्स लिमिटेड के शेयर्स थे ये इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम के अंदर. नेक्स्ट इज जो सैलरीज पे करी थी फ्रेंच एम्बेसी ने, ये भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि ये हमारी कंपनसेशन का पार्ट हो जाती है. जो हम इनकम मेथड के पढ़ते हैं कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसमें जो हम सैलरीज़ का एक पॉइंट पढ़ते हैं, ये सैलरीज उसके अंदर ही इंक्लूड होंगी, तो ये इंक्लूड होगी. और थर्ड है कि जो कंपनसेशन पेड किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विक्टिम्स ऑफ फ्लड को, वो हमारा इट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट, वो वन साइड पेमेंट है, गवर्नमेंट को कुछ रिसीव नहीं हुआ है उससे, वो एक मेयर हेल्प करी गवर्नमेंट ने जो विक्टिम्स से फ्लड की उसकी, तो उससे कोई फ्लो नहीं हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, बस इधर से जो गुड्स का कोई फ्लो नहीं हुआ है, तो बस एक पेमेंट कर दी, एक गिफ्ट प्रोवाइड कर दी, एक मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड कर दी गवर्नमेंट ने, तो इससे एक ट्रांसफर पेमेंट है और ये इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम के अंदर. सो राइट, ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया. नेक्स्ट इज मॉनेटरी मेजर्स ऑफर अ वैलिड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम of inflationary gap in the country. State and discuss any two monetary measures to justify the given statement. So monetary measures क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो हमारी इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन है हमारी कंट्री के अंदर. हमें डिस्कस करना है एनी दो मॉनेटरी मेजर्स जो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हैं. नेक्स्ट इसका आंसर है टू मेजर्स दैट मस्ट बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन आर इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो. हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमारी इन्फ्लेशन बढ़े जा रहा है कंट्री में, उसको कंट्रोल करने के लिए. फर्स्ट है कि इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो, रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशो कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इन द इकोनॉमी. दिस में लीड टू फॉल इन द बोरिंग फ्रॉम बैंक्स एंड एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड हेल्प्स टू करेक्ट द इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. तो अगर कैश रिजर्व रेशो को ये बढ़ी जा रही है, हमें क्या करना चाहिए, उस कैश रिजर्व रेशो को कम करना चाहिए. अगर वो कम होगा तो जो वो बोरिंग ज़्यादा जो कमर्शियल बैंक्स बोरिंग करते हैं सेंट्रल बैंक से, वो कम करेंगे, और जो हमारी कंट्री की एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो हमारी जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो सॉल्व हो जाएगा. और फिर है कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक विल एडवर्सली अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक टू क्रिएट क्रेडिट इन द इकोनॉमी. एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी मेक फॉल एंड कलेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी. और नेक्स्ट मेजर है जो हमें यूज़ किया जा सकता है जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वो है कि हम अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर सकते हैं मार्केट में. सेल करने से क्या होगा कि जो बैंकिंग लोगों की एबिलिटी है क्रेडिट की वो हमारी कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाएगी और एग्रीगेट इन्फ्लेशनरी गैप सॉल्व हो जाएगा. सो मेन मेजर हमारा यही है इन्फ्लेशनरी गैप के अंदर कि हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना है. तो इन मेजर्स से कि अगर हम कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देंगे तो कैश रिजर्व रेशो अगर इंक्रीज़ हो जाएगी, तो कैश रिजर्व रेशो होती है कि जो अमाउंट वो वाले बैंक्स जो डिपॉजिट करते हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, जो अमाउंट कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास अमाउंट रिजर्व करती है जमा एज अ रिजर्व, तो अगर वो कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा होगा वो बैंक्स के पास रहेगा. तो उससे जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी की, तो वो बैंक्स जो है वो बोरो नहीं करेंगे आगे उसके पास, क्योंकि उसके पास ही बहुत ज़्यादा पैसा है. तो एग्रीगेट डिमांड क्या होगी इकोनॉमी की, कम हो जाएगी, लोग डिमांड नहीं करेंगे, उनके पास पैसा होगा, तो हमारी जो इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन होगी वो करेक्ट हो जाएगी. और अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल कर देंगे, तो अगर बेच देंगे अपनी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को, तो इससे कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उस पर इफेक्ट होगा, तो इससे एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशनरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ नॉर्मल टैक्स चेंजेस इम्पैक्ट द यूज़ ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड द इंडेक्स ऑफ ग्लोबल वेलफेयर. तो अगर नॉर्मल टैक्स में अगर हम कुछ चेंजेस कर देंगे तो उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे क्या अफेक्ट होगा और उसका इंडेक्स बताना है कि इकोनॉमिक वेलफेयर पे क्या अफेक्ट होगा. तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन अकाउंट ऑफ जो हमारे इसमें बताना है कि जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं उसका क्या अफेक्ट होता है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ऊपर और इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर. तो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस का मतलब होता है एक ऐसे ट्रांजैक्शन जिसका कोई मॉनेटरी एक्सचेंजेस नहीं है और वो हमारी कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती, वो लिमिटेशन है एक जीडीपी एंड वेलफेयर की. So non-monetary transactions are not included in the estimation of gross domestic product on account of political difficulties like normality of reliable data. ये सब जो non-monetary exchanges होते हैं ये इंक्लूड नहीं होती हमारी
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एस्टिमेशन में, क्योंकि ये जो डाटा होता है रिलायबल नहीं होता, क्योंकि अगर हम घर में काम कर रहे हैं, कोई जो हाउस वाइफ है तो उसका कोई जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं होता, और वो एक तो हमें डाटा उसका फाइंड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ एनहेंस पब्लिक वेलफेयर विच लीड टू अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। तो इससे जो पब्लिक वेलफेयर हमारा कम हो जाता है, जैसे किचन की सर्विसेज है, गार्डनिंग की सर्विसेज है, हमारी होम मेकर की सर्विसेज है, तो ये मेनली इंडोर सर्विसेज होती है, इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता हमारी जीडीपी के अंदर, तो ये हमारी इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम के अंदर, सो ये हमारी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करती इसके अंदर। नेक्स्ट इज फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। हमें इससे ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू निकालनी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2000, रेंटल इंटरेस्ट 800, इंडायरेक्ट टैक्स 120, कॉर्पोरेट टैक्स 460, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज 20, डिविडेंड 940, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 300, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 150, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज 200। हमें डिस्टिंग्विश भी करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट पे और वैल्यू एडिड में। तो इससे हम कैसे निकालेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब जो हमारी NDPAT-FC निकालनी है हमें इससे, तो NDPAT-FC तो हमारी आ जाएगी 1 को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमारा इनकम मेथड की बात करते हैं, तो उसमें आता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, और फिर हम ऐड कर देंगे रेंटल इंटरेस्ट को, फिर आ जाएगा हमारा सब्सिडी डिविडेंड को ऐड कर देंगे, उनको डिविडेंड जो रिसीव होता है इंडिविजुअल्स को, राइट, वो सब चीज़ें ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या ऐड हो जाएगी, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो हम 2000 को ऐड करेंगे, हमारा 2000 क्या है जो कंपल्सन प्रोवाइड हुई है एम्प्लॉइज़ को, वो ऐड कर देंगे। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो 800 है जो उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड हुआ है एम्प्लॉइज़ को, उसमें हम फिर क्या ऐड करेंगे 460 जो उनको कॉर्पोरेट टैक्स प्रोवाइड हुआ है, क्योंकि ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का पार्ट है और ये NDPAT-FC में इनकम मेथड के अंदर आता है। और फिर से हमारा नेट 940 जो उनको डिविडेंड रिसीव हुआ है लोगों को, जो एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज 300 जो हमें क्या रिसीव हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है, वो भी उनके ही वो एज अ रिटेन्ड अर्निंग्स हैं। देन इज जो 200 रुपीज़ का मिक्स्ड फैक्टर इनकम है, वो भी हमारा NDPAT-FC का पार्ट होता है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो ये 4000 करोड़ आएगा, और यही हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट हमें कि डिफ्रेंशिएट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट पे और वैल्यू एडिड में। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज एस्टिमेटेड ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ चेंज इन स्टॉक एंड प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन सेल्फ कंजम्पशन, whereas value it is the excess of value output over the intermediate consumption। so value of output का मतलब है कि जो मनी वैल्यू कितनी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम मार्केट में परचेज करते हैं उसकी मनी वैल्यू कितनी है उन गुड्स की। इसमें हमारा ये इंक्लूड करती है चेंजेस इन स्टॉक, और जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम वैल्यू एडिड की बात करें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो हम सिंपली वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है माइनस उसमें से कर देते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमने वैल्यू एडिड मेथड में भी पढ़ा है। सो ये था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड का डिफरेंस, कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस होती है हमारी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसका मनी वैल्यू, और हमारी जो वैल्यू एडिड का मतलब होता है जो एक्सेस है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट इज पेस्टिसाइड्स और केमिकल कंपाउंड्स टू किल डिज़ाइन टू किल पेस्ट। तो जो पेस्टिसाइड्स ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं अपने पेस्ट को मारने के लिए। मैनी पेस्ट कैन ऑल्सो पोज हेल्थ रिलेटेड टू पीपल even if they're exposed to normal quantities in the light of the above statement suggests a traditional method for replacing of chemical fertilizers। तो हम पेस्ट का यूज़ करते हैं अपने जो केमिकल्स होते हैं उनको किल करने के लिए। तो इन केमिकल्स से क्या होता है, हमारी जो हेल्थ होती है, केमिकल की, वो जो लोगों की हेल्थ होती है वो अफेक्ट होती है, चाहे थोड़ी सी अमाउंट में यूज़ करें पेस्ट, बट हेल्थ तो अफेक्ट होती है। तो हमें कुछ इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए हमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड सजेस्ट करने हैं अपने रिप्लेसमेंट करने का केमिकल पेस्टिसाइड्स में। तो पहले तो हम इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू क्यों है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा हमें जस्टिफाई करना है। तो इसका हम रिसेंट टाइम्स का एग्जांपल दे सकते हैं कि कोविड-19 जो आया था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की गई वर्कर्स के द्वारा, जो फार्मर्स काम कर रहे थे उसमें। इन द रिसेंट टाइम्स द इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। दिस प्रॉब्लम इज ओनली एग्रीगेटेड द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू यू सी विद द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी अब के टाइम में क्या कैजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रही है। एक शिफ्ट होता है जो हमारा कैजुअल वेज वर्क में, वो एक्सपीरियंस कर रही है। तो कोविड-19 के बाद तो हमारा बढ़ी गई वाली प्रॉब्लम। तो इससे हमें कुछ डिसएडवांटेजेस
बताने की कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स के कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं इस स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए। तो फर्स्ट था कि वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बतानी है जो इस केमिकल फर्टिलाइज पेस्टिसाइड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। The traditional practices that help in controlling contamination without the use of chemical fertilizers are as follows। तो हम ये वाली केमिकल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं अपनी केमिकल जो हो रहा है उसको कम करने के लिए, कि हम नीम ट्रीज एंड इट प्रोड्यूसेस आर अ नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर। जो नीम ट्रीज होते हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं, वो एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है, तो उसको हम अपनी प्लांट्स में डाल सकते हैं अपने पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ना कि हम किसी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें, विच हैज़ बीन यूज बाई मोर देन एजेस इन इंडिया। इसको यूज़ किया भी जा रहा है एजेस से, बहुत टाइम से इंडिया में। रिसेंटली द गवर्नमेंट प्रमोटेड द नीम कोटेड यूरिया इन द मेजर ऑफ नेचुरल पेस्ट कंट्रोल। तो हमने यूरिया भी यूज़ किया है अपने नेचुरल पेस्ट कंट्रोल में एज अ मेजर। सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में हमारा था कि हम यूज़ करते थे किसका, पेस्टिसाइड्स का यूज़, बट एक हमारा यूज़ आ गया कि हम यूरिया वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, नीम कंट्रोलर्स का यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक पेस्ट कंट्रोलर है। नेक्स्ट लार्ज वैरायटी ऑफ बर्ड्स शुड बी अलाउड टू ड्वेल अराउंड एग्रीकल्चर, दे कैन क्लियर लार्ज वैराइटीज़ ऑफ पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स। हम जो वैराइटीज़ ऑफ बर्ड्स हैं बहुत सारी, उनको छोड़ सकते हैं एग्रीकल्चर के अराउंड, वो अपने आप घूमती रहेंगी। तो उससे क्या होगा, जो लार्ज वैराइटीज़ ऑफ पेस्ट हैं वो क्लियर हो जाएगा, हमारा अपने आप ही पेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो बर्ड्स का वो एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एनालाइज हो चुका है। नेक्स्ट था कि जो इंडियन इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की प्रॉब्लम। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, पहले आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो गिवन स्टेटमेंट इज क्वाइट अप्रोप्रिएट विद द रेफरेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, द कैजुअल फोकस ऑफ द राइट्स ऑफ लेबर आर नॉट प्रोपेरली प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज। तो अगर जब कैजुअलाइजेशन की प्रॉब्लम आ गई है हमारी कंट्री के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारी लेबर फोर्स है वो सही से प्रोटेक्ट नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम्स। उनके पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी, वो ऐसे ही इधर उधर से घूमते रहते थे, कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास। तो हमने देखा है कि कोविड टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस की गई है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स ने, एज डिमांड फॉर वर्कर्स वर लेफ्ट जॉबलेस। तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी, डिमांड थी नहीं और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी, तो उनको जॉबलेस हो गए थे वो वर्कर्स, और उनको पास कोई मॉनेटरी हेल्प नहीं थी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सफ़र किया है। During the COVID-19 lockdown, millions of casual workers lost their jobs in the question of the survival। तो बहुत सारे जो कैजुअल वर्कर्स थे जिनके पास कोई काम नहीं था, जो ऐसे ही काम करते थे कि जिनको जो काम मिल जाता था, अगर किस टाइम पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो किसी टाइम पे कोई और काम करते थे, तो काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी। और उससे क्या हुआ कि काफ़ी सारे लोगों की जॉब चली गई थी, तो एडिशनल हेल्थ एक्सपेंडिचर एडेड टू द ट्रबल्स। तो उससे बहुत ज़्यादा उनका, बट जॉब नहीं थी, पैसे नहीं थे, बट उनको जो हेल्थ की ट्रबल्स है वो तो फेस करने पड़ते थे। हैड बीन वर्कर्स बीइंग वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर, इट वुड हैव गिवन देम डिस्पाइट डिफिकल्ट टाइम्स। अगर कोई फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स होंगे, वो किस में काम करते हैं, कंपनी वगैरह में। सो कंपनी वगैरह में क्या होता है कि उनको सैलरीज तो प्रोवाइड होती हैं, घर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम चलता रहता है, बट जो कैजुअल वर्कर्स हैं जिनके पास कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। सो ये थे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर, हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है अपना अपने सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिया। तो आपका कोई पूरा का पूरा सिलेबस जो था इंडियन इकोनॉमिक्स का वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा होगा आपको पेपर, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।